वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10th यूनिट नंबर 12 दे हैव कट डाउन द पाइन्स मेरी लाइल की लिखी गई खूबसूरत पोएम जिसकी ट्रांसलेशनल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज इस वीडियो में हम इस पोएम की इजी एक्सरसाइज देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी मेरे पख्तून बहन भाई है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर द पाइन्स कट डाउन। कि पाइन्स के यानी पाइन्स देवदार जो स्नो पर दरख्त होते हैं वो उसको पाइन्स कहते हैं। कि पाइन्स क्यों काटे जाते हैं या क्यों काटे जा रहे थे। तो बेसिकली ये जो पाइन थे, द पाइन वर कट डाउन टू मेक अ फेंस बाय द क्रिक। देवदार को नाली के साथ बाड़ बनाने के लिए काटा गया था। यानी एक नाली होते हैं उसके साथ जो क्या बाड़ कहते हैं, इसको इंग्लिश में फेंस कहते हैं, ठीक है। और क्रीक जो है ये नाली के माने में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। Beside the poet who will badly miss the company of the pines, यानी पोइट के अलावा और कौन कौन ये देवदार यानी ये पाइन्स को मिस करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे पाइन्स थे अब नहीं है। तो यहाँ पे जो जवाब है और आप लिखेंगे beside the poet the wind and the rain will badly miss the company of the pine, यानी पोइट के अलावा शायर के अलावा ये बारिश और हवा भी पाइन्स को मिस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द लाइन्स हैविंग पर्सनिफिकेशन। के स्टेंजा से या इस पोएम से वो लाइन निकाले जिसमें पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल होती है। तो पर्सनिफिकेशन बेसिकली होती क्या है, मैं हर एक पोएम में आपको वाज़े बताता हूँ कि जब भी हम ऐसी कोई मतलब ह्यूमन चीज़ होती हैं और वो हम ह्यूमन की तरफ उसको तवज्जो देते हैं तो उस टर्म को कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट हैज़ पर्सनिफाइड द सन दैट प्लेज हाइड एंड सीक विद द शैडो। यानी मिसाल के तौर पर पहले स्टेंजा में जो सूरज है उसको पोइटिस ने बताया कि सूरज खेलता है, मतलब छुपा छुपी जैसे हम कहते हैं वो खेलते। तो छुपा छुपी जो है वो इंसान या बच्चे लोग कहते हैं। अब सन जो है ना तो ये इंसान है ना बच्चा है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, इंसान की तरह उसने तवज्जो दी है। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। हाउ हैज़ द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज अफेक्टेड द नेचर, यानी किस तरह ये जो ट्रीज काटे जा रहे हैं ये इसका फितरत पे या कुदरत पे यानी मतलब जो नेचर है इस पे क्या असर होगा। द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज बैडली इफेक्टेड नेचर, द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द पाइन्स हैव नाउ एंडेड, trunks are lying in nectar and yellow, forest gives a deserty look and birds are restless। इसका मतलब ये है कि जो पाइन्स हैं यानी जो ट्रीज हैं इसका नेचर पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट हैं और उसकी नेचर की जो खूबसूरती है और जो चमकावट है इसमें वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी पाइन्स के दरख्त ख़त्म हो चुके हैं और इसके जो तने थे वो बेलिबास पड़े हैं और उस फॉरेस्ट को यानी जंगल को एक सहरा का रूप दिया गया है और इसके अलावा बर्ड जो हैं वो बेआराम हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पिक्चर ऑफ द रेन डू द वर्ड्स इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन गिव यू, यानी इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, यानी ये जो फ्रेज हैं ये पिक्चर का कौन सा इमेज देता है। तो बेसिकली आप इसका आंसर जो लिखेंगे, इट्स गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ द रेन व्हेन इट्स रेनिंग हैवीली एंड कंटिन्यूसली, यानी ये हमें इसी तरह रेन एक बारिश की तस्वीर देता है जब बारिश हैवी होता है यानी ज़्यादा होता है और मुसलसल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है द पोइट मोर्न्स द कटिंग डाउन ऑफ द पाइन इन अ वे इज इफ शी हैज़ लॉस्ट हर नियर एंड डियर मेट वाई। ये जो पोइट्स हैं ये इसी तरह गमगीन है। मोरन मीन्स गम में मुब्तला होना यानी गम परेशान होना। ये इसी तरह ये पाइन की ट्रीज कट होने पे परेशान है, जिस तरह ऐसा लगता है कि इसका कोई गहरा और करीबी दोस्त मतलब वो खो चुकी है। क्यों ऐसा क्यों है?
Answer is correct. The poet mourns the cutting down of the pine trees because she considered all pine trees as her near and dear friend. ये पोइटस हैं, ये इस वजह से दुखी हैं कि वो समझती थी ये कि दरख्त वगैरह उसके करीबी और मुअज़्ज़ज़ दोस्त थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैज़ ऑन यू, कि ये जो पोएम है इसका मूड किस तरह है और इसका आप पे क्या इफ़ेक्ट है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द मूड ऑफ द पोएम इज़ ग्लूमी एंड सैड, इट मेक्स अस फील सैड एंड डिस्टर्ब अस. We know that pine trees have been ruthlessly cut. We are unhappy to know that twigs and nuts are lying scattered on the ground. We see the naked trunks and the restless birds with an aching earth. यानी नज़म का जो मिजाज है वो उदास और उदास है, हमें गमगीन और परेशान करता है क्योंकि हम जानते हैं कि देवदार के दरख्तों को बेरहमी से काटा गया है। हमें जानकर नाखुश हैं कि ये जो दरख्त है और उसके जो मेवे हैं वो ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं, और इसके जो तने हैं वो बेलिबास हो चुके हैं, और इसके साथ जो परिंदे हैं वो बेचैन और दर्द दिल के साथ देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि इस पोएम का मरकज़ी ख्याल क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ टू नो The central idea of the poem is to show the importance of trees for our health and national development. According to the poet, the trees should be preserved because they are vital for life on this planet. यानी इस पोएम का जो मरकज़ी ख्याल है, इसका पोएम का मकसद जो है वो ये है कि वो ये बताना चाहती हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं ये ज़मीन पर इसका मौजूद होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए इसे प्रिजर्व करना चाहिए, इसे रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी के लिए इस प्लेनेट पर, इस सियारे पर बहुत बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई को कहते हैं, यानी जंगलात की कटाई का माहौल पे क्या असर होता है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ बैड इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई जो है उसका माहौल पे एक बुरा असर है। इट डिस्ट्रॉय ऑल एनिमल्स हैबिटेट जो है ना, जानवरों की रहने की जगह, ऐसा समझे। तो ये क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगलों एनिमल्स की जो हैबिटेट होते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इट लीड्स टू पॉपुलेशन एंड सॉइल इरोजन काजिंग हार्म टू आवर एग्रीकल्चर, और इसके नतीजे में पॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। इसके बाद जो MCQs हैं, MCQs में फर्स्ट MCQs में आता है ऑप्शन पर्सनिफिकेशन। MCQs ऐसा है कि एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, यानी इस सेंटेंस का क्या मतलब है। बेसिकली यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का टेक्निक यूज़ हुआ है, पर्सनिफिकेशन किया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये है कि ट्रोडन जो है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है। तो ट्रोडन जो है वो असल में क्रैश वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ट्रैम्पल जो वर्ड है वो ट्रोडन के साथ बहुत बिल्कुल करीब है। इसके साथ जो हम इसके बाद हमारे पास जो है द जेंटल कोलोक्वी ऑफ बो एंड बो। जेंटल कोलोक्वी ये टर्म जो यूज़ हुआ है ये क्या है, पर्सनिफिकेशन है। इसके बाद जो हमारे पास आता है व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, इन इस टर्म को क्या कहेंगे, इस टर्म को हम कहेंगे मेटाफर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 5 जो है द टून ऑफ द पोएम इज सॉरफुल, ये गम की हमें टून देता है। इसके बाद राइटिंग में हमसे पूछा गया है कि राइट पैराफ्रेज ऑफ द सेकंड स्टेंजा, ठीक है, कि सेकंड स्टेंजा जो है उसका क्या लिखे, पैराफ्रेज लिखे। तो पैराफ्रेज यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करके आप पैराफ्रेज लिख सकते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट समरी ऑफ द पोएम दे हैव कट डाउन द पोएम, यानी दे हैव कट डाउन द पॉइंट्स जो कि मेरी लाइल ने लिखी है, इस पोएम की समरी क्या है, खुलासा बयान करें। तो इसका जो खुलासा है, दे हैव कट डाउन द पोएम इज अ पोएम दैट डिस्क्राइब द कटिंग डाउन ऑफ पाइन्स ट्रीज एंड द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन अ नेचुरल वर्ल्ड। द स्पीकर ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस सैडनेस एंड mourning for the loss of the trees and the changes
it has brought to the environment। यानी ओवरऑल इस पोएम में वो पोइट से हमें बताना चाहती हैं कि ट्रीज जो है इसका सारा जो नुकसान होता है वो इन्वायरमेंट की तरफ ही आता है, इतना ही समझे। इसके बाद जो है ग्रामर में जो एक इम्पॉर्टेंट टच दिया गया है जो कि फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल है। तो फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल को समझने से पहले आपको सबसे पहले कंडीशनल समझना होगा और ये क्यों यूज होते हैं। तो बेसिकली कंडीशनल टेंसेस आर यूज्ड टू स्पेकुलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन, व्हाट माइट हैव हैपेंड and what we wish would happen. In English, most sentences using the conditional contain the word if. Many conditional forms in English are used in sentences that include verbs in one of the past tenses. इन ओवरऑल इसका मतलब ये है कि कंडीशनल टेंसेस इस्तेमाल होते हैं ताकि वो स्पेकुलेट करें, स्पेकुलेट यानी बताना, पेशन गोई करना अबाउट व्हाट कुड हैपन कि क्या होगा, व्हाट माइट हैव हैपन कि क्या हो चुका है, एंड व्हाट वी विश वुड हैपन और हम क्या चाहते हैं कि हो जाए। और इसमें जो मेन होता है इसमें अक्सर तौर पे जो स्टार्ट होती हैं वो इफ से होती हैं और इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो पास्ट टेंस से कई होता है, यानी या तो पास्ट परफेक्ट का होता है या पास्ट सिंपल का होता है, इसी तरह कोई होता है। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल की तरफ। तो फर्स्ट कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर और इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। द सेकंड कंडीशनल एक्सप्रेसेस अनरियल सिचुएशन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ये फर्स्ट कंडीशनल की अगर हम मिसाल देखें, इफ़ द वेदर इज़ नाइस वी विल गो स्विमिंग। अगर ये मौसम जो है ये खुशगवार रहा, नाइस रहा, तो हम स्विमिंग के लिए जाएंगे। अब ये पॉसिबल सिचुएशन है, अब ये जो वेदर है ये नाइस भी हो सकता है और वो स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, इफ़ आई हैड £1 million आई वुड बाई अ न्यू कार। अगर मेरे पास £1 million होते तो मैं क्या करूँगा, एक नया गाड़ी खरीदूंगा। अब ये £1 million जो है ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये क्या है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से है नहीं है। अगर आपके पास होते तो फिर एक अलग बात होती। तो अब £1 million का होना एक नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, ठीक है। अब ये ऐसा केस है कि इसके चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो £1 million आपके पास हो सकते हैं, बिजनेस वगैरह करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नामुमकिन है, ठीक है। अगर कोई परिजात जैसा लॉटरी लग गई तो फिर तो एक अलग बात है। तो ये थी क्लास 12 की एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चैनल को छोड़ने से पहले आप मेक श्योर कर दें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक किया है ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बर वक्त मौसूल होते रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।